जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इन तथ्यों को बताने के बाद अब मैं सामाजिक सुधार के बारे में बात करूँगा। ऐसा करने से मैं जहाँ तक हो सकता है श्री बनर्जी का अनुसरण करूँगा। मैं राजनीतिक प्रवृत्ति के हिंदुओं से पूछता हूँ, जब आप अपने ही देश के अछूतों जैसे एक बहुत बड़े वर्ग को सार्वजनिक स्कूल का प्रयोग नहीं करने देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें सार्वजनिक कुओं का प्रयोग नहीं करने देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें आम सड़कों का प्रयोग नहीं करने देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें अपनी पसंद के आभूषण और वेशभूषा धारण नहीं करने देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें उनकी पसंद का भोजन नहीं करने देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? मैं इस प्रकार के अनेक प्रश्न पूछ सकता हूँ, किंतु यही प्रश्न काफी होंगे। मैं व्यग्र हूँ ये जानने के लिए कि श्री बनर्जी क्या उत्तर देते। मुझे यकीन है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इसका हाँ में उत्तर देने का साहस नहीं करेगा। प्रत्येक कांग्रेसी को तो श्री मिल के इस सिद्धांत को मानता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन करने योग्य नहीं है। ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर भी शासन करने के योग्य नहीं है। तब यह कैसे हुआ कि सामाजिक सुधार दल लड़ाई हार गया? इसे सही रूप में समझने के लिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि समाज सुधारक किस प्रकार के समाज सुधार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस संबंध में यह आवश्यक है कि हिंदू परिवार के सुधार के अर्थ में समाज सुधार और हिंदू समाज के पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण के अर्थ में समाज सुधार, इन दोनों में अंतर किया जाए। पहले प्रकार के समाज सुधार का संबंध विधवा विवाह, बाल विवाह आदि से है, जबकि दूसरे प्रकार के समाज सुधार का संबंध जाति प्रथा के उन्मूलन से है। सामाजिक सम्मेलन एक ऐसी संस्था थी जिसका संबंध मुख्य रूप से ऊंची जाति के प्रबुद्ध हिंदुओं से था, जो जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन करना आवश्यक नहीं समझते थे या उनमें इसके लिए आंदोलन करने का साहस नहीं था। उन्होंने जबरन विधवापन, बाल विवाह जैसी बुराइयों को जो उनमें फैली हुई थी और जिन्हें वे खुद महसूस करते थे, दूर करने की भारी आवश्यकता को महसूस किया। वे हिंदू समाज में सुधार करने के लिए खड़े नहीं हुए थे। वो जो लड़ाई लड़ रहे थे वह परिवार के सुधार के प्रश्न पर ही केंद्रित थी। इसका संबंध जाति प्रथा को तोड़ने के अर्थ में समाज सुधार से नहीं था। समाज सुधारकों ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। यही कारण है कि सामाजिक सुधार दल समाप्त हो गया। मैं जानता हूँ कि यह दलील इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि राजनीतिक सुधार को वास्तव में सामाजिक सुधार से वरीयता मिली, किंतु तर्क का अगर अधिक नहीं तो इतना मूल तो है ही। इससे नष्ट होता है कि समाज सुधारक क्यों सफल नहीं हुए। इससे हमें यह भी समझने में सहायता मिलती है कि राजनीतिक सुधार दल ने सामाजिक सुधार दल के ऊपर जो विजय प्राप्त की वो कितनी सीमित थी, और यह विचार कि सामाजिक सुधार के राजनीतिक सुधार से पहले होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विचार केवल तभी उत्पन्न होता है जबकि समाज सुधार का अर्थ परिवार का सुधार हो। यह तथ्य कि राजनीतिक सुधार समाज के पुनर्गठन के
अर्थ में सामाजिक सुधार के ऊपर वरीयता प्राप्त नहीं कर सकता। एक ऐसा शोध प्रबंध है जिस पर मैं समझता हूँ मतभेद नहीं हो सकता। राजनीतिक संविधानों के निर्माताओं को सामाजिक शक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए। इस तथ्य को फर्डिनेंड लेजले जैसे महान व्यक्ति ने स्वीकार किया है, जो कार्ल मार्क्स का मित्र और सहकर्मी था। 1962 में प्रशिया की एक सभा में लेजले ने कहा था, संवैधानिक प्रश्न सर्वप्रथम अधिकार के प्रश्न नहीं बल्कि शक्ति के प्रश्न होते हैं। किसी देश के वास्तविक संविधान का अस्तित्व उस देश में विद्यमान शक्ति की वास्तविक स्थिति में ही होता है। अतः राजनीतिक संविधानों का मूल्य और स्थायित्व केवल तभी होता है जबकि वे शक्ति की उन शर्तों को सही ढंग से प्रकट करते हैं जो किसी समाज में विद्यमान होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।